हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स 11 और 12 की। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत पाकिस्तान में जन्मे 55 परिवारों को मिली भारतीय नागरिकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अब दूसरे देशों से आए वहां के अल्पसंख्यक नागरिकों के लिए वरदान बन रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान में जन्मे और पिछले कई वर्षों से गुजरात में रह रहे 55 परिवारों को भारतीय नागरिकता दी गई। भारत के नागरिक बनने पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित नागरिकता कानून की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि यह कानून विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण तोहफा है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद इन लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के ऐसे अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। अल्पसंख्यकों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोग ही देश की नागरिकता पाने के लिए पात्र होंगे जो तीनों देशों में अल्पसंख्यक हैं। भारत नेट परियोजना का चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा लागू ग्राम पंचायतों में इंटरनेट और वाईफाई सुविधा। देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने भारत नेट चरण 1, चरण 2 के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण के लिए संशोधित भारत नेट कार्यक्रम AVP को मंजूरी दी है। संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर पेमन्ना सानी चंद्रशेखर ने बताया कि यह कार्यक्रम मांग के आधार पर शेष गैर ग्राम पंचायतों वाले गांव लगभग 2.8 लाख को ऑप्टिकल फाइबर OF कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। कई ग्राम पंचायतों में स्थापित उपकरणों द्वारा वाईफाई सेवा का समर्थन किया जाता है। भारत G6 अलायंस। एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत G6 अलायंस ने कार्य समूहों में से एक के रूप में हरित और स्थिरता समूह का गठन किया है। इस कार्य समूह ने टिकाऊ और हरित 6G को आगे बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा की सिफारिश की है। यह रूपरेखा से भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के लिए तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य इस उद्योग के हर पहलू में स्थिरता लाना है। इस रूपरेखा में 5 प्रमुख चालक यानी एकीकृत टिकाऊ शासन, हरित नेटवर्क अवसंरचना, परिपत्र अर्थव्यवस्था एवं कचरा प्रबंधन, नवाचार एवं क्षमता निर्माण और नीति, वकालत एवं सहयोगात्मक शासन शामिल हैं, ताकि सामूहिक रूप से टिकाऊ परिपाटी को नियंत्रित किया जा सके और उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। नेपाली सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भारत दौरा। भारत नेपाल ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर जताई चिंता। नेपाली सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशोक राज सिगडेल ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन बुधवार को कई उच्च स्तरीय बैठक की। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ गहन बातचीत में उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करके वीरों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने साउथ ब्लॉक में एक शानदार गार्ड ऑफ ऑनर का भी निरीक्षण किया। बोमा कोनेकास्पो इंडिया का केंद्रीय मंत्री ने किया उद्घाटन। कहा, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अहम योगदान। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में बोमा कोनेस्पो इंडिया का बुधवार को भव्य उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। इस अवसर पर उद्योग जगत के दिग्गज मौजूद थे। इसमें निर्माण, खनन, बुनियादी ढांचे और कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ी देश में कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस मेले में मौजूद सभी उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आपने सरकार की पॉलिसी को अपनाया है, अपने प्रोडक्शन को 3 गुना ज़्यादा बढ़ाया है, आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने में विशेष योगदान दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा GST में रेवेन्यू राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देती है। यह ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अब तक 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा रोजगार लोगों को दिए हैं। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री काफ़ी योगदान दे रही है। महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज के 13 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारी तेजी से हो रही है। महाकुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जनसभा स्थल से लोकार्पण करेंगे। जिन योजनाओं का लोकार्पण होना है उनकी लगभग 5,000
397 करोड़ की लागत है। यह जानकारी बुधवार को अपर मेलाधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने दी। संतों के संग की पूजा अर्चना। उन्होंने बताया कि प्रयागराज जनपद में महाकुंभ से जुड़ी स्थायी परियोजनाओं लोकार्पण करने से पूर्व प्रधानमंत्री संगम नोट पर तैयार हो रही जेटी पर संतों के संग मां गंगा की पूजा अर्चना करके महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद अखाड़ों के संतों से मुलाकात करके वार्ता करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री संगम नोच बने पंडाल पहुंचेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने होमोफीलिया ए के पहली मानव जीन थेरेपी। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक चिकित्सा उपलब्धि हासिल करते हुए गंभीर होमोफीलिया ए के लिए लेटिवायरल वेक्टर का उपयोग करते हुए पहली जीन थेरेपी विकसित की है। देश का पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेवलोर में स्टेम सेल अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित इस चिकित्सा ने परिवर्तनकारी परिणाम दिखाए हैं। यह ब्रिक्स इनस्टेम की एक ट्रांसलेशन इकाई है। इस वर्ष के प्रारंभ में CMC वेवलोर के वैज्ञानिकों ने हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी का देश में का पहला मानव क्लिनिकल परीक्षण सफलतापूर्वक किया। इस शोध में 22 से 41 वर्ष की आयु के 5 प्रतिभागियों को शामिल किया गया था, जिसमें कई परिवर्तनकारी परिणाम निकलकर सामने आए। वैश्विक आर्थिक नीति वित्त मंत्री ने कहा, नई चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर करना होगा विचार। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए प्रमुख हितधारकों के बीच साझेदारी बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग जगत के वाणिज्यिक विचार अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतिक के साथ मेल खाने चाहिए। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से पिछले दशक में सीखे गए सबक के आधार पर खुद को बदलने का आह्वान किया। नई चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर करना होगा विचार। केंद्रीय वित्त मंत्री ने यहाँ भारतीय उद्योग परिसंघ के वैश्विक आर्थिक नीति मंच 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बात कही। उन्होंने आगे कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाएं व्यापक होनी चाहिए, अन्यथा भू राजनीतिक जोखिम इसे बाधित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग को नई चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर विचार करना होगा। सीतारमण ने कहा कि सरकार इस बात को लेकर सचेत है कि आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का ऐसा बोझ ना हो जिसका प्रबंधन करना मुश्किल हो। भारत में MSME महिलाओं की तेजी से बढ़ रही भागीदारी, स्टार्टअप की संख्या में आई उछाल। भारत में MSME अब 20.5% हिस्सेदारी महिलाओं की है। बुधवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 45% स्टार्टअप शहरों से शुरू हो रहे हैं, जो क्षेत्रीय उद्यमशीलता विकास की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महिला उद्यमों को सशक्त बना रही है। KPMG इन इंडिया रिपोर्ट में कहा गया कि देश भर में 1000 से अधिक इंक्यूबेटर रिसोर्स, मेंटरशिप और फंडिंग तक पहुंच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। महिला उद्यमिता मंच और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी पहल महिलाओं और कम आय वाले उद्यमियों को सशक्त बना रही है, स्थानीय विकास और भविष्य की महिला नेतृत्व को बढ़ावा दे रही है। KPMG इन इंडिया के ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर बेंगलुरु सुप्रीत सचदेव ने कहा, भारत में उद्यमिता का लोकतांत्रिकरण केवल एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल आर्थिक विकास की दिशा में एक शक्तिशाली आंदोलन है। सचदेव ने कहा कि डाइवर्स और इंक्लूसिव उद्यमशीलता सिस्टम को बढ़ावा देकर हम एक अधिक लचीली और इनोवेटिव अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित। राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को विपक्ष के सदस्यों के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बीच उपसभापति ने सभा की बैठक पहले 12 बजे तक के लिए और बाद में गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। आज सुबह उपसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष की ओर से जॉर्ज सोरस और कांग्रेस नेता के संबंधों पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारेबाजी की जाने लगी। इस हंगामे के बीच उपसभापति ने पहले सभा की बैठक 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद बैठक दोबारा शुरू हुई तो फिर से दोनों पक्ष हंगामा करने लगे। कांग्रेस ने हमेशा से आशंका किया है अपमान। बैठक शुरू होते ही सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की निंदा करते हुए कहा कि राज्यसभा के सभापति हमारे मार्गदर्शन हैं। सदन के कामकाज को सही ढंग से चलाने के लिए हमें आसन की बात सुननी चाहिए।
कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने हमेशा आसन का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि धनखड़ एक गरीब परिवार से आते हैं, पहली बार जाट कम्युनिटी का कोई आदमी इस पद पर बैठा है। कांग्रेस इस बात को लेकर पचा नहीं पा रही। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीब कारीगरों को 1,751 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव, केंद्र सरकार ने ही कहा है। बैंकों ने 31 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लोहार, राजमिस्त्री, कुम्हार, बढ़ई, दर्जी जैसे गरीब कारीगरों को 1,751 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। उन्होंने कहा, उधारकर्ताओं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण के आसान प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग उपाय किए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2.02 लाख से अधिक खाते खोले गए। केंद्रीय मंत्री द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2.02 लाख से अधिक खाते खोले गए, जिनमें ऋण राशि 1,751.20 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार ने वस्तुओं और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की। इन पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कहा जाता है। वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 27-28 तक इस योजना के लिए वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। कृषि स्टार्टअप को केंद्र सरकार दे रही फंड। 5 वर्षों में 1700 से अधिक स्टार्टअप को 122 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फंड। कृषि सेक्टर देश की रीढ़ कही जाती है। ऐसे में अर्थव्यवस्था की रीढ़ को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं के साथ ही अन्य मोर्चों पर भी काम कर रही है। कृषि स्टार्टअप भी इस दिशा में काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने बताया कि नवाचार कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत पिछले 5 वर्षों में 1700 से अधिक कृषि स्टार्टअप को 122 करोड़ रुपये ज़्यादा का फंड जारी किया गया। 1708 कृषि को दी गई वित्तीय सहायता। भारत के कृषि एवं कल्याण राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में कहा कि 2019-2020 से 2023-24 में 1708 कृषि स्टार्टअप को 122.50 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई। किसे जारी किया जाता है फंड? केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह धनराशि केंद्र सरकार की ओर से 5 नॉलेज पार्टनर्स KPS और 24 RKVY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर्स के माध्यम से जारी की गई, जो कि इस कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं। ढाका में 17 जुलाई से खड़ी रेलगाड़ी मिताली एक्सप्रेस भारत लौटी दोबारा से, परिचालन का समय अभी तय नहीं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली मिताली एक्सप्रेस लगभग 5 महीने बाद भारत लौट गई। पश्चिम रेलवे के सूत्र के अनुसार कड़े सुरक्षा उपायों के बीच ट्रेन ने बुधवार सुबह चिल्हाटी हल्दीबाड़ी सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश किया। छात्र आंदोलन के कारण तब से ट्रेन ढाका में खड़ी थी। इस बांग्लादेश के रेल के इंजन की सहायता से भारत भेजा गया। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार यह ट्रेन संख्या 131-32/31 न्यू जलपाईगुड़ी से 17 ढाका पहुंची। बांग्लादेश में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के कारण तब से ढाका में खड़ी रही। बदले हालात में अनिश्चित है कि दोनों देशों के बीच इस ट्रेन सेवा का संचालन कब से शुरू होगा। महाराष्ट्र में वीपैट की गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई चुनाव आयोग। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों के बीच भारतीय निर्वाचन आयोग ने आरोपों को खारिज करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य में वीपैट की गिनती में किसी प्रकार की सामने नहीं आई। वीपैट मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं। आयोग ने एक फैसले में कहा कि नियमों के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र के 5 पोलिंग स्टेशनों के EVM के वोटों का वीपैट से मिलान जरूरी होता है। इन 5 पोलिंग स्टेशनों का चयन लॉटरी के जरिए होता है और वीपैट तथा EVM के वोटों के मिलान के दौरान चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर और हर उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि 23 नवंबर 2024 को मतगणना के दिन महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 1440 पोलिंग स्टेशन के वीपैट स्लिप का मिलान किया गया था। केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए प्रदान करेगी सहायता।
भारत सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 24-25 से 28-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत किया गया है पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्व सर्वेक्षण की अनुमति दी जा रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को क्रियान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास हाउसिंग फॉर ऑल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। अल असद सुरक्षित, प्रत्यार्पण का कोई सवाल नहीं, रूसी राजनयिक। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद परिवार समेत रूस में हैं। रूसी उप विदेश मंत्री सेर्गेई रैबकॉव ने कहा कि वो सुरक्षित हैं और उनका प्रत्यार्पण नहीं किया जाएगा। स्थानीय RIA समाचार एजेंसी ने रैबकॉव को हवाला देते हुए बताया कि ऐसी स्थिति में मेरे लिए बहुत गलत होगा कि क्या हुआ और इसे कैसे सुलझाया गया, लेकिन वह सुरक्षित हैं। असद पर का आरोप। आक्रमण के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार रविवार को गिर गई। अल असद ने इस्तीफा दे दिया और रूस में शरण ले ली। 59 वर्ष बशर अल असद ने 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। असद पर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगता रहा है, जिनमें युद्ध के दौरान सीरिया में रासायनिक हथियारों का प्रयोग, कुर्दों का दमन और लोगों को जबरन गायब करना शामिल है। इजराइल और मिस्र के सुरक्षा अधिकारियों ने गाजा में युद्ध विराम समझौते पर चर्चा की। इजराइल के एक उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल ने गाजा पट्टी में संभावित संघर्ष विराम समझौते पर मिस्र के अपने समकक्षों संग बातचीत की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने मिस्र की राज्य सूचना सेवा के प्रेस केंद्र के हवाले से बताया, यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब मिस्र गाजा में युद्ध विराम करने, एन्क्लेव में मानवीय सहायता पहुंचाने तथा क्षेत्र में बिगड़ती स्थिति से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। वार्ता पर प्रतिक्रिया देते हुए हमास के एक वरिष्ठ नेता बासेम नेम ने सिन्हुआ को बताया कि समझौते पर बातचीत करने के लिए संपर्कों को नवीनीकृत करने के अलावा बातचीत करने के लिए कुछ भी नया नहीं है। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू करने का निर्देश। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के निर्देश पर सचिवालय ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है। उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू करने की बात कही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने को कहा। उपराज्यपाल सचिवालय ने मंगलवार को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 2 महीने से अधिक समय तक विशेष अभियान चलाकर मौजूदा नियम अनुसार सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और दिल्ली के उलेमाओं ने कार्यवाही की मांग की। दरअसल दरगाह हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और दिल्ली के उलेमाओं के प्रतिनिधि मंडलों ने एक ज्ञापन दिया था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी और राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को मॉस्को में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और रूस के बीच मित्रता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत हमेशा अपने रूसी मित्रों के साथ खड़ा रहा है और भविष्य में भी ऐसा करता रहेगा। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस संबंध में मंत्रालय ने एक बयान में कहा, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी में अपार संभावनाएं हैं और संयुक्त प्रयास उल्लेखनीय परिणामों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। PM मोदी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स से करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। वे आज महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती पर केंद्रित संग्रह को जारी करेंगे। साथ ही स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर्स के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे।
नई दिल्ली में 2001 तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती पर केंद्रित संग्रह जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दोनों कार्यक्रमों की सूचना अपने एक्स हैंडल पर साझा की है। भाजपा ने एक्स हैंडल पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2024 को महान तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के संपूर्ण संग्रह जारी करेंगे। शाम 4:30 बजे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ग्रैंड फिनाले में युवा इनोवेटर से वर्चुअली जुड़ेंगे। यह कार्यक्रम 1 बजे 7 कल्याण लोकमार्ग पर होगा। वहीं भाजपा ने एक्स हैंडल पर दूसरी पोस्ट में सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर 2024 को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले युवा इनोवेटर्स के साथ वर्चुअली बातचीत करेंगे। सत्ता परिवर्तन के दौर से गुजर रहे सीरिया से भारत ने निकाले अपने 75 नागरिक। भारत सरकार ने, इधर ये है सीरिया, इराक के बराबर में और लेबनान के पास। भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद वहां से 75 भारतीय नागरिकों को निकाला है। निकाले गए लोगों में जम्मू और कश्मीर के 44 तीर्थयात्री शामिल थे जो साइदा जैनाब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय सुरक्षित भारत सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को देती है सर्वोच्च प्राथमिकता। महाकुंभ में संस्कृत का भी संगम कराएगी योगी सरकार। महाकुंभ में संस्कृत का भी संगम होगा। योगी सरकार द्वारा यहाँ गायन, वादन, नृत्य समेत हर विद्या के कलाकारों को मंच मुहैया कराया जाएगा। 10 जनवरी से 24 फरवरी तक यहाँ अनेक सांस्कृतिक गतिविधियाँ होंगी जिसमें कवि सम्मेलन भी शामिल हैं। श्रद्धालु पर्यटन में कल्पवासी तीर्थ रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, भक्ति रस आदि में कविताओं का श्रवण करेंगे। कवि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के कवि भी शामिल होंगे। विष्णु सक्सेना, बुद्धिनाथ मिश्र, अशोक चक्रधर, हरिओम कुमार विश्वास, श्लेष लोढ़ा, मनोज मुंतशिर, विनीत चौहान, अनामिका अंबर, गजेंद्र सोलंकी, दिनेश रघुवंशी, सुनील जूगा सरी के कवियों का काव्य पाठ भी प्रस्तावित है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% की दर से बढ़ने का अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स को कहा कि वित्त वर्ष 25 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.8% की दर से बढ़ सकती है। वहीं वित्त वर्ष 26 में यह 6.9% रहने का अनुमान है। इसकी वजह मजबूत शहरी उपभोग, सर्विस सेक्टर की स्थिति, वृद्धि दर और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना है। वित्त वर्ष 27 में जीडीपी बढ़ाकर 7% रहने का अनुमान। S&P ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा वित्त वर्ष 25 में भारत की विकास दर को लेकर लगाया गया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान 6.6% से ज़्यादा है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 27 में जीडीपी वृद्धि दर बढ़कर 7% रहने का अनुमान है। इसके अलावा कहा कि चालू वित्त वर्ष के साथ ही आने वाले वर्षों में भी भारतीय जीडीपी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। भारत को मिला मल्टी रोल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील। आधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील F-70 को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह युद्धपोत रूस के कलिनिंग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारत को डिलीवर किया गया। रक्षा मंत्री ने INS तुशील को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण बताया। भारत और रूस की दोस्ती में मील का पत्थर। उन्होंने कहा कि यह भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत और रूस के संबंध साझा मूल्यों, आपसी विश्वास व विशेष रणनीतिक विशेषाधिकार से एक साथ बंधे हैं। भारतीय नौसेना का यह नया युद्धपोत कई उन्नत हथियारों से लैस है। इनमें संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उन्नत रेंज के साथ वर्टिकल लॉन्च की बॉम्बिंग मारकर करने वाली मिसाइल है। युद्धपोत निर्माण का एक प्रभावशाली मिश्रण। भारतीय नौसेना का यह युद्धपोत मध्यम दूरी की एंटी एयर और सतह गन से लैस है। इसमें नियंत्रित क्लोज रेंज रैपिड फायर गन सिस्टम, टॉर्पीडो और रॉकेट व उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध और संचार सूट भी हैं। 125 मीटर लंबा 3,900 टन वजन वाला यह जहाज रूसी और भारतीय अत्याधुनिक तकनीकों और युद्धपोत निर्माण का एक प्रभावशाली मिश्रण है। सबसे तकनीकी उन्नत वाला यह फ्रिगेट INS तुशील भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमान के अंतर्गत भारतीय नौसेना के
स्वॉर्ड आर्मर पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। INS नौकी परियोजना 1135.6 का एक उन्नत क्रीपवॉक 3 श्रेणी का फ्रिगेट है। इनमें से 6 युद्धपोत पहले से ही सेवा में हैं। इन 6 युद्धपोतों में से 3 तलवार श्रेणी के जहाज़ों का निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग के बैलिस्टिक शिपयार्ड में हुआ है। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।